उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। प्रशांत जी अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं, जब तक छात्रों के इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता। और कल हमने इस आशय का एक ज्ञापन माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दिया था, जिसमें यही बात कही गई थी कि एक बहुत साधारण सी मांग है कि अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए, तो बाकी समाधान उससे आगे निकलेगा। और यही मांग हमारी चीफ सेक्रेटरी ने सुनी और कहा कि वो उस पर विचार करेंगे और हम तक वापस आएंगे। इसके बाद उस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ, उसमें जो जहां थे हमारे साथीगण, उस हिसाब से आपको वो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग करेंगे। शुरू में धरना स्थल के समय की जगह पर श्री किशोर कुमार मुन्ना जी उनके साथ थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां की बातें आपसे कहें। उसके बाद एम्स में जो घटना घटी उसके साक्षी हमारे मित्र आनंद मिश्रा जी थे, वो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कुछ कोर्ट में हुआ उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास एक जाने माने एडवोकेट कुमार अमित हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके हम यथासंभव यथाशक्ति आपको उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले किशोर कुमार मुन्ना जी के साथ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। 2 तारीख से प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह कर रहे थे। जिस दिन घटना घटी उस दिन 4:05 पर सुबह में बड़े पैमाने पर पुलिस का ऑफिसर और पुलिस आती है। सोए हुए लोगों को, प्रशांत किशोर जी सोए हुए थे और उनके साथ सभी सत्याग्रही साथी, सब लोग आराम में थे। पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण और जबरन तरीके से प्रशांत किशोर जी को वहां से उठाती है, बलपूर्वक बल का प्रयोग कर, और जाके सीधे एम्स ले जाती है। पुलिस ने ले जाने के पहले कोई होमवर्क नहीं किया था। जब वो एम्स जाते हैं तो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर होता है। पहले डॉक्टर से कहा जाता है कि आप इनके स्वास्थ्य के बारे में जांच करें। एम्स जब वो पहुंचते हैं तो लगातार एम्स प्रशासन पर पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग दबाव डालते हैं कि भाई आप इनको यहां एडमिट कीजिए, लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं है। एम्स प्रशासन ने इनकार कर दिया। फिर जो साथ में डॉक्टर था उन पर दबाव दिया गया कि आप इनका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, आप लिख दीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि मैं ये नहीं लिख सकता हूं बगैर जांच का। प्रशांत किशोर जी से कहा गया कि अब आपको यहां नहीं, यहां से पीएमसीएच
या एनएमसीएच ले जाएंगे, लेकिन सरकार ने वहां से उनको फतवा लेके चला गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, युवाओं के भविष्य बेचने के बाद भी सरकार और सरकार के प्रवक्ता बड़ी ढिठाई से अनर्गल और झूठे आरोप प्रशांत किशोर जी पर और जनसुराज पर लगा रही है, इस आंदोलन पर लगा रही है। सरकार को बताना चाहिए कि आप पटना में अस्पताल की कमी हो गई, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच से बड़ा अस्पताल क्या फतवा में है? तो इस तरह से झूठ के बुनियाद पर किसी के चरित्र को और आंदोलन को बदनाम करना, ये ढिठाई से भी ज्यादा है और इसकी जितना निंदा की जाए ये कम होगा। जिस आंदोलन के बारे में जो छात्रों के भविष्य को बेचा गया है, करोड़ों 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा का जो सौदा हुआ है, उस पर सरकार का जुबान नहीं खुलता है। सरकार की जुबान सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों में खुलती है। कभी भी नीरज कुमार जी हो या सरकार के प्रवक्ता हो, एक बार भी छात्र हित में ये नहीं कहती है। सिर्फ बरगलाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए और प्रशांत किशोर जी से जो पूरे बिहार के लोग इस आंदोलन के माध्यम से जुड़े हैं, उसको खत्म करने के लिए एक साजिश रची गई। इससे पहले कि मैं माइक आनंद मिश्रा जी को दूं, बस एक चीज कहना है कि उस दिन जो पुलिस ने गांधी मूर्ति के जगह पे रेड किया था, कहना तो यही होगा, उसमें जो सीजर लिस्ट होना चाहिए, जो पुलिस को इशू करना चाहिए इमीडिएटली, वहां क्या था? कुछ गद्दे थे, कुछ कंबल थे, जो भी था, साउंड सिस्टम था, उन सब की लिस्ट पुलिस को इमीडिएटली बनाकर देना चाहिए था। आज 7 दिन हो गए, हमारे बार बार कहने के बावजूद वो सीजर लिस्ट पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें वो क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे गांजा था या अस्त्र शस्त्र थे, ये हमें लगता है कि कुछ जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर सीजर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। आनंद मिश्रा जी। थैंक यू सर, सबको नमस्कार। ये उस दिन जब घटना हुई वहाँ पे गांधी मैदान से लेके जाया गया है, तो मैं वहाँ पे स्थल पे नहीं था। मुझे पता चला तो मैंने तब ये भी नहीं पता चल रहा था कि लेके कहाँ जा रहे थे। मैक्सिमम मैंने जिसको फोन लगा सब बोले पता नहीं भैया कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, कहाँ लेके गए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, किसी को नहीं पता था। तो किन्हीं कारणों से कैसे भी करके मैंने अपने तरीके से उसको पता लगाया कि वो एम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं वहां से तुरंत निकला, इनके एम्स पहुंचने के 15-20 मिनट में पीछे मैं भी वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो पहले रोका गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाने भी नहीं देंगे, क्या हो गया? तो नहीं सर हम तो आपको जानते हैं, अब तो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि पहचान गए हमको। तो मैंने कहा बिल्कुल हम मिल सकते हैं। आपने क्या किया? आपने किसी को खबर नहीं है कि आदमी गया कहाँ? आप हवा में उड़ा लेंगे, किडनैप कर लिया, किया क्या आखिर उसका? मुझे पता होना चाहिए। तब तक एक हमारे डीआईजी साहब अंदर थे, वो आए, बोले हाँ आने दीजिए, इनको आने दीजिए। मैं अंदर पहुंचा, वहां पे जाके जब वहां देखता हूं तो बहुत सारे ऑफिसर थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूं, ये डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात का संज्ञान ले। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर हैं, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर। ये डीके बासु, मैं खुद ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है। इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता हूं कि भारत में आज भी ये सही में ये बिहार का वो जो गाना था, आइए बिहार में ठोक दें कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल। मैं रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता? कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं? एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने कैप नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, अब है कौन? तो वहां मैं सबसे पूछ रहा भैया आप कौन है, क्या है? हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में मैं बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं मेरे को, बताया जाएगा। अरे व्हाट इज बताया जाएगा? आपके कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा।
तो बोले जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ क्या क्या, आप कैसे भाई, आप पता नहीं, आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है, इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे आप जहर भोंक देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी, तो ये रिस्क होता है ना। तो वो आदमी कैसे बोल दे कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे। तो ये सब का गारंटी आप कैसे आप उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन जिसने डिटेन किया है, हमें क्या पता बिहार पुलिस है कोई और है। तो ऐसे सिचुएशन पे ये प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन से केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस है, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहां लेके जाएंगे यहां से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहां पे हैं। हमको फोन नहीं करने दिया जाए, भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए। आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है बाहर, मुझे बोले प्रशांत भैया कि काम करिए आप चल लीजिए बाहर, थोड़ा संभाल दीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ है, लोग में घबराहट ना आए किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं है। ही वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पर डाले जा रही है घी। हम निकल रहे, सर थोड़ा बैठ जाइए सर। हम बोले क्यों डिटेन कर रहे हो? नहीं सर आप थोड़ा रुक जाइए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहा है। मुझे पता है पुलिसिया तरीका है रोकने का, मैं अब उसको ढकेल के तो जा नहीं सकता। मैं उससे पूछ रहा हूं अच्छा आप कौन है? सर बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए, ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, आपका एक जूनियर हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम बेसिक गाइडलाइन सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहां आप डीके बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहां प्रशांत किशोर जैसे एक व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होके चौड़े हो कह रहे 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया, जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में, जहां पे ये जो एम्स से निकलने के बाद आपने देखा होगा काफी लोगों ने रोकने की कोशिश की, खोज रहे गाड़ी में आके ठोक रहे, किस गाड़ी में है भैया, कहां है कहां है। अरे यार आप लोग ये कैसा पुलिसिंग है जहां आपके पास मुंह है, जबान है, आप बोल सकते हैं ना, आप बताते नहीं, छुपा के क्या प्लानिंग करते हैं, एनकाउंटर करेंगे। पूछे थे वहां पे, पता प्रशांत जी ने पूछा था ये बात कि आप लोग प्लान क्या करें, मेरा इनकाउंटर करने का सोच रहे हैं क्या, कि इतना छुपा के रखा है, बता ही नहीं रहे कहां पे क्या होगा। मैं कैसे आपको बोलते आपका आधार कार्ड दीजिए, मैं गजब आदमी हूं, देश का कौन आदमी है जो पॉकेट में आधार कार्ड लेके घूमता है। आप मेरे को चप्पल नहीं पहनने दिए, वहां से जब गया प्रशांत जी ने चप्पल नहीं पहना, किशोर जी ने अपना चप्पल उनको दिया, वहां पे वो चप्पल तक उनको पहनने नहीं दिया, बोलते आप आधार कार्ड दीजिए। मैं कहां से दे, जब आप फोन से, मतलब फोन भी तो मेरा पता नहीं कहां है, आपने फोन भी कहां लेने दिया मुझे। तो ये किस तरह का अरेस्ट प्रोसीजर से, किस तरह का डिटेंशन। सर ने कहा रेड, ये तो हमने, मैं तो मिलिटेंट्स की कैंप अटैक्स करता था, है ना, प्रॉपर कैंप अटैक होता था जब फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर चलते थे, वो भी ऐसे नहीं करता था भाई। वहां भी पकड़ लिया तो उसको जूते पहनने देता था, बोलते कागज वागज कहां है, तेरे पेपर्स कहां है। और यहां पे इस धड़ल्ले से हम किस बिहार में रह रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग निकलने का हुए तो यही था, प्रशांत जी मुझे लगातार बोले थे कि आनंद आप इनको शांत रखिएगा, मैं उधर जाता हूं, आप बोलेंगे मानेंगे लड़के, आप बताइएगा किसी तरह का कोई अशांति ना करे, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, ये जो जानना चाहते हैं जहां ले जाना चाहेंगे जाए। कहा उनको उधर चढ़ा दिया, हमको अलग कर दिया, हमको भी एक स्कॉर्पियो में घुसा दिया कि चलो आप भी अंदर चलो, मुन्ना जी को साथ में घुसा दिया, एक डीआईजी थे उनको भी साथ में डाल दिया। हमने बोला भैया हम मदद करेंगे आपकी, हम नीचे रहेंगे तो मदद करेंगे, हम इस क्राउड को संभालेंगे। नहीं सर आप प्लीज यही रहिए, यहीं बैठिए। ये चीज करके फिर प्रशांत जी को अलग, हम लोग को अलग, हम लोगों को भी जब निकाला हमें भी नहीं पता हम कहां जा रहे हैं, फोन बंद कर लिया, फोन छीन लिया, उसे कुछ हम पूछ रहे बार बार, जो लड़के थे, किशोर जी थे गाड़ी में, आप, हम पूछ रहे थे भैया आप कौन से रैंक के हैं, क्या नाम है आपका? जी सर मैं यहीं से हूं सर, वो भी नहीं बता रहे। तो उसके बाद थोड़ा सा, अब है तो आईपीएस भी थे, हम भी भाई, तो ठीक से समझाए उसको, डीके बासु की बात किए कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर इसके लिए हम कंटेम्प्ट डाल देंगे कोर्ट में कि जिस आदमी ने हमको डिटेन किया उसने अपना आइडेंटिटी बताने से इंकार कर दिया, तुम कौन हो। तब वो बताना शुरू किया कि हम सब इंस्पेक्टर है। तो 3 सब इंस्पेक्टर्स हमारे गाड़ी में बैठे थे, हमें नहीं पता था कहां लेके जा रहा हो, सर बता देंगे। अरे कैसे बता दोगे यार, मेरे घर वाले परेशान होंगे, आप क्या किडनैप कर रहे हो हमको, ये तो इलीगल डिटेंशन है ना। इस चीजों पे बात होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। दिस इज अ प्योर इलीगल डिटेंशन, जहां आप अपने जिसको अक्यूज को आप बताते नहीं है किस केस में लाते हैं, ये बताते नहीं है कहां लेके जाते हैं, आप उसके घर वालों को नहीं इन्फॉर्म करते हैं कि वो कहां। उसके बाद आप पूरा तांडव मचा के यहां पे रखे हुए और कहते हैं कि हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस क्रिएट कर रही है भाई, क्रिएटिंग सो मच सस्पेंस अराउंड द होल इंसिडेंट। तो ऐसे एक सिचुएशन में
एम्स का पूरा वो जो माजरा था इतने गंदे और गलत तरीके से हैंडल किया गया। वहां पे आप कह रहे हैं आधार कार्ड दीजिए, अब उनके पास आधार कार्ड नहीं तो एम्स के बंदे बोल रहे हैं कि सर आधार कार्ड नहीं है तो हम आपको कैसे करें, हमें तो रजिस्टर करना पड़े। वो बोले हम तुमको कहां से आधार कार्ड, मोबाइल फोन मेरा पता नहीं, मेरा मोबाइल फोन किसके पास है कहां पे। आप लोग जिस तरह से मुझे ये ऐसा रगड़ के ले आए हैं, पूरी तरह से घसीट के, चप्पल तक नहीं आपने पहनना दिया और आप हमसे कह रहे हैं हम आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और कितना हम कोऑपरेशन करें। तो ये रही मोटा मोटी ये जो बातें रही, दिस हैज बीन द अप्रोच ऑफ पुलिस। ये चीज को प्लीज हाईलाइट करिए, बिहार पुलिस हैज फेल्ड in observing the DK Basu guidelines by the pronounced by the Supreme Court of India, और इस पे इनको जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 4 बजे के बाद 11 बजे तक लगभग 7 घंटे इस तरफ उस तरफ यहाँ वहाँ घुमाने के बाद उनको डायरेक्टली सिविल कोर्ट में लाया गया, जो कि अपने आप ही कानून के खिलाफ था। पहले उन्हें जो ऑफेंस, जिस भी ऑफेंस में उनको ये लोग बुक करना चाहते थे, वो सब बेलेबल था जो थाने से हो सकता था। और इसके बारे में बाद में कोर्ट में जो जज थी उन्होंने भी तीखा प्रहार करते हुए प्रशासन को भला बुरा कहा था। एनीहाउ, उसके बाद जो कुछ हुआ उसको बताने के लिए मैं एडवोकेट कुमार अमित को रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को नमस्कार। कल एक मीडिया हाउसेस का कुछ एक इंटरव्यू पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो किया गया उसको मैंने देखा, और उसमें कुछ बातें कही गई है। उसमें पहला आरोप जो लगाया गया है प्रशांत किशोर जी पे, वो ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्हें उसे मानने से इनकार किया और तत्पश्चात जो है उनको बेल मिला बिना शर्त का। तो कल कुछ सवाल किए गए थे, तो इस पे जो है मैंने एक ऑनरेबल कोर्ट से ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर्टिफाइड ऑर्डर है कोर्ट का, जो है ये सर्टिफाइड ऑर्डर है, ये देखिए मोहर वगैरह लगा हुआ है। तो कल जो स्टेटमेंट दिया गया प्रवक्ता महोदय की तरफ से, वो कुछ कागज घुमा रहे थे ऐसे कि ये ऑर्डर है और उसमें से पढ़ रहे थे। तो पता नहीं आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिखा वो ऑर्डर, आप लोगों को दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। मैं आपके सामने मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे फोकस करें और देख ले। ये सर्टिफाइड कॉपी है, ऑनरेबल कोर्ट का साइन कॉपी कल शाम में मेरे पास उपलब्ध हो पाया है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ में जब प्रशांत जी को वहां लेके जाया गया तो ऑनरेबल जो हमारे लर्नेड सीनियर हैं वाईवी गिरी जी और उनके जूनियर्स वहाँ पे कोर्ट रूम में थे अवेलेबल, और उस समय चूंकि बहुत हल्ला हंगामा भी हो रहा था, बहुत ही माहौल वहाँ का अजीबोगरीब था। लेकिन क्या आप लोग इस बात से इनकार करते हैं कि मीडिया हाउसेस भी इस बात को चलाए हैं कि सशर्त बेल देने की बात कही गई, जिस सशर्त बेल को वो शर्त को मानने से इनकार किए, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बात निकल के मेरे संज्ञान में भी मीडिया हाउसेज के द्वारा यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स पे ये चीज आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने सशर्त बेल लेने से किया इनकार, अब वो जाएंगे जेल। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग समझ रहे हैं। इसके बाद इवेंट टर्न अप होता है। जब ये बात हो गई तो उस समय तक एक चीज मैं उस पर बहुत ही जोर देना चाहूंगा कि कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि वो एक ऑर्डर इशू हो चुका था कोर्ट के द्वारा एक साइंड ऑर्डर इशू हो चुका था जिसमें उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्होंने इनकार किया, इसलिए वो अब जेल जा रहे हैं। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में ही चल रहा था। सेकेंड हाफ में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, जब मैं सिविल कोर्ट पहुंचा, इस जानकारी के बाद प्रशांत जी से मेरी कुछ बात हुई और मैं अंदर कोर्ट के अंदर गया और मेंशन किया कि क्या मैडम आपने ऑर्डर पारित कर दिया है, ऑर्डर साइन हो गया है तो कॉपी दीजिए।
और अगर ऑर्डर हो गया था, हो जाता उस समय तक, तब तो वो बेउट के अंदर रहते उसी समय 2 बजे तक। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल बात है, इसको समझने की जरूरत है। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में था, उन्होंने अलाउ किया, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे अलाउ किया कि हाँ आप अपनी बात रखिए, आपको क्या रखना है। तब मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, सेक्शन 190, 191 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 3 एंड 223, ये सब के सब अवेलेबल हैं। मैक्सिमम जो प्रोविजन है इसका पनिशमेंट का, वो 191(3) में है। और सुन के आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ये कहता है राइटिंग विद डेडली वेपन्स। तो आप सभी लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के हाथ में आपने एक छोटा डंडा भी देखा है क्या, एक छड़ी भी देखी है क्या? मेरा ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को ये इसका बताना पड़ेगा, पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि आप जो ये सेक्शन एप्लीकेबल किए हैं, और जैसा आनंद भाई ने कहा, इनसे मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डीके बासु के गाइडलाइंस को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसी ट्रेनिंग चल रही है इनकी कि कौन सा सेक्शन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। राइटिंग विद डेडली वेपन्स, क्या किसी भी स्टूडेंट के हाथ में एक छड़ी तक नजर आई है किसी को? बेचारे बच्चे सुबह 4 बजे कंबल ओढ़े उस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। अगर कंबल और मफलर वेपन है तब तो कमाल है भैया। बिहार पुलिस की नज़र में अगर आप कंबल ओढ़ते हैं और मफलर पहनते हैं तो ये डेडली वेपन्स है। और राइटिंग कहाँ पे दिखा आपको? आराम से सुबह 4 बजे क्या एवरी डे पिछले 2 दिन से 2 रात तो मैं खुद था। जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया, अनफॉर्चुनेटली 3 बजे मैं वहां से निकला हूं। तो सब शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। और मैं इन तमाम राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि कृपया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लें। गांधी जी की दुहाई बार बार आप लोग देते हैं, सत्याग्रह किस तरीके से होता है और प्रशांत जी का जो आमरण अनशन है वो कैसे उपद्रवित तरीके का था, ये आप बता दीजिए हमको। पहले तो निहत्थे बच्चों पे आप लाठी चलाइए, बेचारे री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। गलती तो आप किए हैं, आपने एडमिट किया है आयोग ने इसको एक तरीके से। द मोमेंट यू कैंसिल द एग्जामिनेशन ऑफ बापू परीक्षा केंद्र of 12,000 or perhaps 18,000 students, meaning thereby you admitted your fault कि आप गलती किए हैं। ऐसे ही कर दिएगा 18,000 स्टूडेंट का आपने एग्जामिनेशन कैंसिल। अब आते हैं कोर्ट में, फिर वही प्रोसेस हियरिंग की चल रही थी। ऑनरेबल ने सुना मुझे शांतिपूर्वक ढंग से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल सेक्शंस हैं और इस शख्स को कोर्ट पुलिस थाने में कायदे से बेल मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वहां बेल नहीं मिला, तो जब इनका राइट का वायलेशन हुआ है तो मैडम आप सशर्त बेल क्यों दे रही हैं? जो पुलिस ने नहीं किया वो काम आप कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसको उन्होंने सुना, काफी टाइम लिया। तत्पश्चात उनको जो है पीआर बॉन्ड पे ही सिंपली उनको मुक्त किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीआर बॉन्ड जो है वो बेसिकली पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड कहते हैं उसको। और पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड में भी शर्त रहता है भैया, कोर्ट चाहे तो शर्त लगा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें चूंकि वो पीआर बॉन्ड मैंने ही ड्राफ्ट किया था, वो पीआर बॉन्ड मैंने अपने हाथों से हैंड रिटेन ऐसे ही एक A4 के कागज पे अपने हाथ से लिखा है। वो यहाँ नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट में होगा। उसमें 4 बातें मैंने लिखी है। अब आप बताइए कि क्या वो शर्त है या फिर वो तथ्य है। पहली बात उसमें जो लिखी गई कि आई एम अक्यूज्ड इन दिस केस, मैं इस केस में अभियुक्त हूँ, मतलब 5/2025 गांधी मैदान PS केस। तो क्या ये बात शर्त है कि तथ्य है कि मैं इस केस में अभियुक्त हूँ? वो अभियुक्त थे, लिखा उन्होंने। दूसरी बात जो लिखी गई उसमें यह लिखी गई कि आई एम बीइंग इनलार्ज्ड ऑन बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है।
ये शर्त है या तथ्य है, ये आप डिसाइड कीजिए। ठीक है। तीसरी बात जो लिखी गई वो ये लिखी गई, आई विल। नमस्ते साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स एंड ओल्ड एज पीपल के साथ शेयर करें और लास्ट में एक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।